तो चलिए आज के इस खास भौगोलिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। एक पेशेवर भूगोलवेत्ता यानी ज्योग्राफर की नज़र से अगर हम देखें तो कोई भी जगह सिर्फ लकीरों या नक्शे तक सीमित नहीं होती। आज हम भारत के सबसे बड़े राज्य को एक लिविंग मैप की तरह डिकोड करेंगे। थार के तपते रेगिस्तान से लेकर अरावली की ऊंची चोटियों तक यह स्थानिक विश्लेषण सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। 10.4%। सुनने में शायद एक मामूली सा नंबर लगे, है ना? लेकिन जरा सोचिए, जब हम इस परिदृश्य को थोड़ा जूम आउट करते हैं तो पता चलता है कि यह अकेला राज्य एक विशाल कॉन्टिनेंटल कैनवस है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका पूरे भारत के कुल भूभाग का 10.4% हिस्सा है। इसका मतलब है कि यह अपने आप में एक छोटे महाद्वीप जितना बड़ा है। अब इतने बड़े इलाके को एक साथ समझना तो मुश्किल है, इसलिए हम लेयरिंग तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और इसे अलग अलग परतों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके कॉन्टिनेंटल कैनवस की, फिर टोपोग्राफिकल डिवाइड यानी भौगोलिक विभाजन को देखेंगे, उसके बाद इसके हाइड्रोलॉजिकल नेटवर्क्स, फिर जमीन की पैदावार यानी अर्थ यील्ड, और आखिर में इकोसिस्टम्स और सिंथेसिस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारी पहली लेयर से शुरुआत करते हैं, द कॉन्टिनेंटल कैनवस। यहाँ हम राज्य की भू राजनीतिक सीमाओं को परिभाषित करेंगे। अगर हम इसकी परिधि या बाउंड्री पर नजर डालें तो इसकी लोकेशन बहुत ही रणनीतिक या स्ट्रेटेजिक लगती है। ये कुल 5 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात। लेकिन जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा दिलचस्प बनाती है वो है इसका पश्चिमी हिस्सा। बिल्कुल यहीं पर पाकिस्तान के साथ इसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। चलिए अब इसके आकार और अक्षांश की बात करते हैं। ज्यामितीय रूप से या ज्योमेट्रिकली ये एक रोम्बस यानी विषमकोणीय चतुर्भुज जैसा आकार लेता है, और यहाँ एक बहुत ही खास अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रेखा इसके बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों को सीधे काटती है, और इसका असर इसका वहां की जलवायु और मौसमी चक्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं हमारी दूसरी लेयर पर, द टोपोग्राफिकल डिवाइड। ये इस क्षेत्र की भौगोलिक रीढ़ और शुष्क रेत की कहानी है। द ग्रेट डिवाइड। सच कहूं तो एक भूगोलवेत्ता के तौर पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इस डिवाइड के एक तरफ अरावली पर्वतमाला है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली ये पहाड़ियों की रेंज एक विशाल दीवार या जलवायु अवरोधक की तरह काम करती है। ये पूर्व से आने वाली नमी को रोक लेती है, और इसी वजह से दूसरी तरफ जन्म होता है थार मरुस्थल का। ये मरुस्थल राज्य का लगभग 60% हिस्सा घेरता है, जहां सिर्फ उड़ते हुए रेत के टीले, बहुत कम बारिश और अत्यधिक गर्मी का साम्राज्य है। अगर हम अरावली की ऊंचाइयों को करीब से मापें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। चोटियों का एक स्पष्ट पदानुक्रम या क्रम है यहाँ। माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर अपनी विशाल ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद ऊंचाई के घटते क्रम में सेर, दिलवाड़ा और अचलगढ़ का नंबर आता है। अब इस डिवाइड के पश्चिमी हिस्से का रुख करते हैं। जैसा कि हमने बात की, थार रेगिस्तान राज्य के 60% क्षेत्रफल में फैला है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चुरू जैसे प्रमुख जिले इसी का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बंजर जमीन है तो जरा रुकिए, ये इलाका पूरी तरह जीवंत है। यहाँ आपको खास खेजड़ी के पेड़ मिलेंगे, और हाँ, डेजर्ट नेशनल पार्क भी यही है, जो हमारे शानदार पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक घर है। ठीक है, अब तीसरी लेयर पर चलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल नेटवर्क्स। मतलब यहाँ की नदियाँ, झीलें और पानी की जीवन रेखाएं। पानी के इस नेटवर्क का विश्लेषण करना भारी विरोधाभासों को सामने लाता है। जैसे राज्य की सबसे लंबी नदी चंबल है, लेकिन ये निकलती है मध्य प्रदेश से। फिर है बनास, जिसे कुंभलगढ़ से निकलने वाली वन की आशा भी कहा जाता है। पश्चिम की तरफ जाएं तो प्रमुख नदी लूणी है, जो बहती तो है लेकिन कच्छ के रण में जाके कहीं लुप्त हो जाती है। और माही नदी तो भौगोलिक रूप से कमाल है, क्योंकि ये कर्क रेखा को एक नहीं बल्कि 2 बार काटती है। नदियों के साथ साथ यहाँ की स्थिर झीलें भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, और यहाँ भी भूगोल ने अपना अनोखा खेल दिखाया है। एक तरफ वो मीठे पानी की झीलें हैं, जैसे जयसमंद, राजसमंद, पिछोला और फतेह सागर, जो पूर्वी शहरों की प्यास बुझाती हैं। और दूसरी तरफ है विशाल सांभर झील। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, और देश का सबसे ज्यादा नमक उत्पादन यहीं से होता है। एकदम विपरीत है ना? अब जहां प्रकृति पानी देने में पीछे रह जाती है, वहां इंसान अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाता है।
इंदिरा गांधी नहर इसका जीता जागता उदाहरण है। गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे सबसे सूखे और प्यासे इलाकों के लिए यह एक असली हाइड्रोलॉजिकल लाइफलाइन है। ये नहर मीलों दूर तक कृत्रिम सिंचाई पहुंचाकर पूरे परिदृश्य को एकदम बदल कर रख देती है। इस पूरे जल प्रबंधन नेटवर्क को और भी मजबूती देते हैं यहाँ के बड़े बड़े बांध। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर जैसे विशाल डैम इस सूखे राज्य में पानी के बहाव को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करते हैं और संसाधनों को सहेज कर रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारी चौथी लेयर की ओर, द अर्थ्स यील्ड, यानी यहाँ की मिट्टी, कृषि और जमीन के नीचे छिपी दौलत। जमीन की सतह की बात करें तो यहाँ के मिट्टी में गजब की विविधता है। इसे मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया है: रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और नदियों द्वारा लाई गई अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। हर एक प्रकार की मिट्टी का अपना अलग मिजाज है और ये एक विशेष कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सपोर्ट करती है। और इसी विविध मिट्टी की बदौलत यहाँ शानदार खेती होती है। मुख्य रूप से बाजरा, गेहूं और कपास की भारी पैदावार होती है। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सरसों के उत्पादन में यह राज्य पूरे देश में नंबर 1 यानी लीडर है। यह हमें दिखाता है कि कैसे किसी जगह का भूगोल वहां की कृषि को सीधे तौर पर आकार देता है। खैर, ये तो बात हुई जमीन के ऊपर की, लेकिन जब हम मिट्टी के नीचे गहराई में झांकते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही खजाना मिलता है। यहाँ की भूवैज्ञानिक विविधता इतनी विशाल है कि हम भूगोलवेत्ता इस राज्य को अक्सर म्यूजियम ऑफ मिनरल्स या खनिजों का संग्रहालय कहते हैं। अगर हम इन भूमिगत संसाधनों की मैपिंग करें तो पता चलता है कि उदयपुर जिला जिंक का मुख्य केंद्र है। खेतड़ी अपने प्राचीन तांबे यानी कॉपर की खदानों के लिए मशहूर है। और मकराना तो दुनिया भर में अपने उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर यानी मार्बल के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इसी मकराना मार्बल से बना है? सच में जमीन के नीचे भी एक अलग ही इतिहास है। फाइनली हम अपनी आखिरी लेयर पर आ गए हैं, इकोसिस्टम्स एंड सिंथेसिस। यहां हम वाइल्ड लाइफ और अब तक के सारे डेटा को एक साथ जोड़कर देखेंगे। इतने कठिन भूगोल के बावजूद ये राज्य अपनी समृद्ध जैव विविधता को बहुत ही सहेज कर रखता है। रणथंभौर और सरिस्का जैसे शानदार नेशनल पार्क इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ स्थित है, जिसे पूरी दुनिया में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो अब तक हमने जो भी देखा, चलिए उसे एक भूगोलवेत्ता के दिमाग से सिंथेसाइज करते हैं। सारे डॉट्स को तेजी से कनेक्ट करते हैं। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर, पानी की लाइफलाइन इंदिरा गांधी नहर, सबसे लंबी नदी चंबल, रेगिस्तान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और बेहतरीन मार्बल का हब मकराना। ये सब अलग अलग फैक्ट्स नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से गुंथे हुए हैं। इस पूरे स्थानिक विश्लेषण के अंत में एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये जगह सिर्फ एक स्थिर परिदृश्य नहीं है, यह सोचने पर मजबूर करता है। जब किसी जगह का भूवैज्ञानिक विभाजन उसका पानी, उसकी मिट्टी, उसके खनिज और वहां का जीवन तय करता है, तो क्या भूगोल सिर्फ कागज पर बना एक नक्शा रह जाता है, या फिर ये एक जीवित इतिहास की मजबूत नींव है? यकीनन यह भौगोलिक जटिलता इसे एक लिविंग मैप बनाती है। आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही गहराई से सीखते रहिए।